अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को अबूरी रिलीफ मिल गया। उनको उनके ओहदे पे बहाल कर दिया गया, उनकी काबीना भी बहाल हो गई। लेकिन उनसे ये अंडरटेकिंग ली गई है कि 11 जनवरी तक यानी अगली समात तक वो असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है, मोनिस इलाही का मौकिफ यह है कि जल्द वो एतमाद का वोट लेंगे, वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे और फिर असेंबली तहलील कर देंगे, जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा था। अब इस इंटरिम फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट के कल नून लीग का मौकिफ यह था कि उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक अबूरी रिलीफ है जो कि परवेज इलाही को दिया गया है, उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। बल्कि अता तारर साहब ने यह भी कहा था कि इस फैसले से हमने गेन किया है, परवेज इलाही ने गेन किया है, क्योंकि हम असेंबलियां तहलील नहीं करना चाहते थे और अगर नुकसान हुआ है किसी का तो वो इमरान खान का हुआ है। गवर्नर के ऑर्डर को सस्पेंड किया गया है, सेट असाइड नहीं किया गया। फाइनल फैसला अदालत ने लेना है। तो इस सारी गेम में अगर किसी ने गेम किया है तो हमने किया है और परवेज इलाही ने किया है। इस सारी गेम में लूजर इमरान खान है। अदालत ने अबूरी रिलीफ जो है वो दिया है, उनको पाबंद किया है कि आप अल्टीमेट इकदाम नहीं उठाएंगे। 11 तारीख को क्योंकि ये मौसम सरमा की 2 वीक छुट्टियां हैं, वरना नहीं तो अदालत जो है वो शॉर्ट नोटिस करके दोनों फ्री कैन को सुन के फैसला कर देती। हाई कोर्ट ने ये बात भी साथ कही कि उनको एतमाद का वोट लेना है और साथ ये भी कहा कि उस वक्त तक जब तक कि ये एतमाद का वोट नहीं लेते तब तक असेंबलीज को तहलील नहीं करेंगे। तो अता तारर कह रहे थे कि इमरान खान ने लूज किया है, लेकिन आज नून लीग ने इसके बिल्कुल बरक्स मौकिफ लिया है। आज साद रफीक साहब ने और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा है कि इस फैसले में फ्लॉज मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस मामले पे सू मोटो ले। और साद रफीक ने यह भी कहा है कि इस मामले को हम चैलेंज करेंगे क्योंकि यह हो नहीं सकता कि इंटरिम रिलीफ की शक्ल में अल्टीमेट रिलीफ दे दिया जाए और मुमकिन है कि अगले 18 दिन में हॉर्स ट्रेडिंग करके परवेज इलाही अपने नंबर पूरे कर लें। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज हैं और वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। आइन से रूगर्दानी कोई नहीं कर सकता, ना फर्द कर सकता है ना कोई अदारा कर सकता है। 18 दिन दिए गए हैं, इन 18 दिनों में खुदा ना करे हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद है और एक मंडी लग सकती है दूसरी पार्टी की जानिब से, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। इसका इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत कभी भी दफन नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें। उस्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस लें। साद रफीक का ये कहना था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अब ये मामला कहाँ जा रहा है, परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट कब लेंगे और क्या असेंबली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLQ के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही साहब ने। मोनिस साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल तक नून लीग का ये मौकिफ था कि ये आपको अबूरी रिलीफ मिला है, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले में फ्लॉज मौजूद हैं और वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि आप 18 दिन में कोशिश करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने नंबर पूरे कर लें। नून लीग ने आप देखें जो कुछ उन्होंने किया है, जब से ये अदम इत्मीनान उन्होंने मूव की है PM इमरान खान के ख़िलाफ़, तब से जो कुछ उन्होंने किया वो सारा इनको उल्टा पड़ा। इन्होंने खान साहब को फारिग किया कि जी वो पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बंदे इन्होंने ख़रीदे जो मंडी इस्लामाबाद में लगी, जो सिंध हाउस में होता रहा, सब ने देखा है। और उसके बाद हुआ ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। तो जो कुछ ये करते जाते हैं, फिर इन्होंने बाई इलेक्शन में कहा जी कि बाई इलेक्शन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बाई इलेक्शन में अल्लाह ने करम किया, वो सीटें और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होगी। और जो ये बात करते हैं जी कि अब फिर मंडी लग जाएगी, मंडी इन्होंने लगानी क्योंकि हमारे पास तो हमारी स्ट्रेंथ है 180 PTI हैं और 10 हम हैं 186 चाहिए होते हैं आपको। तो इन्होंने मंडी लगा के हमारे बंदे तोड़ने, हमने तो इनका कुछ नहीं करना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैसे ही बहुत क्लैरिटी आ गई हुई है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग वाला काम ही ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 63A की जो तशरीह की है उसमें। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास 10 हैं, तहरीक इंसाफ के पास 180 190 का नंबर हो जाता है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा 187 है। नून लीग का मौकिफ है नहीं है। कल भी असेंबली में वो कहते हैं 169 थे, 3-4 लोग आपके बाहर हैं, 173 हो जाएंगे। तो वो कह रहे तादाद आपकी पूरी नहीं है, अगर पूरी होती तो आप आज ले लेते एतमाद का वोट। वो इशू नहीं है। जब भी आपने, और ये नॉर्मल है, ये पुराने ज़मानों में भी जब हमेशा ऐसे ही होता था कि आप टाइम देते हैं, लोग अपने हलकों में होते हैं, कईयों के हलकों को एक्सेस नहीं होती, कई मुल्क से बाहर होते हैं, तो आप हर एक को टाइम देते हो, MNAs को MPs को, कि आप इस डेट तक पहुँच जाओ। तो कल का जो फैसला है उसके बाद
एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर को लेना पड़ेगा क्योंकि गवर्नर ने कह दिया है, इस पे तो कोई आर्गुमेंट नहीं। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। हम तो तैयार हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, हमें कोई इशू नहीं है। अदालत का जब इन राइटिंग हुक्म आ जाएगा कि जी आपने लेना है, इस डेट को लेना है या आपने लेना है, वो तो हम कर लेंगे। अदालत का हुक्म आएगा उसके बाद? नहीं, मैं वैसे बात करूँ, उससे पहले भी हम ले सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। इशू जो है, जो कि सारे इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि आया गवर्नर ने जो ऑर्डर किया है वो ठीक है या गलत है। अब एक सेशन चल रहा हो ऑलरेडी, जो स्पीकर चला रहा है, तो गवर्नर ने अपना एक अलग सेशन कॉल करना है जिसमें उसने कहना है कि जी आप एतमाद का वोट लो। तो जब तक एक करंट सेशन चल रहा हो तो वो उसके बीच में गवर्नर ये कर नहीं सकता। आप लोग 11 जनवरी से पहले लेंगे एतमाद का वोट? कल सप्तान साहब जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था कि जो 42nd सेशन चल रहा है इसमें हम ले लेंगे एतमाद का वोट। इसका फैसला पीएम इमरान खान साहब ने करना है। जिस दिन उन्होंने कहना उस दिन वोटिंग भी हो जाएगी और उसके बाद अगर वो कहेंगे तो असेंबली डिसॉल्व भी हो जाएंगी। और नंबर इसमें पूरे हैं, तहरीक इंसाफ के भी पूरे हैं? नंबर्स का तो इशू ही नहीं है। ये पता नहीं कि ये नून लीग वाले क्या खाते पीते हैं आजकल, मुझे समझ नहीं आ रही। इन लोग हिल गए हैं सारे नंबर्स। आप असेंबली का रोस्टर निकालो, देखो कितने एमपीएस हमारे हैं, कितने उनके। अब ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है और आज की डेट में कोई पागल ही होगा एमपीए जो गायब होगा या मिस करेगा वोटिंग, क्योंकि उसको पता है उसको फिर पीटीआई का टिकट नहीं मिलना। पीटीआई के टिकट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं ना पाकिस्तान की सियासत में। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ तो खुद कहते हैं कि उनको बड़ी मदद मिली 2018 में। शहबाज शरीफ साहब तो बड़े पुरुमीद थे कि क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती है तो शायद हुकूमत वो बनाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जहाज़ों में लोग आए, तो हो सकता है ये अब क्योंकि वो जहाज़ों वाले तो साथ नहीं है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर भी आपको लगता है कि जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे? नहीं, ये नंबर्स तो पूरे हो जाएंगे, इनका कोई इशू नहीं है। एतमाद का वोट लेने के बाद फिर क्या असेंबली तहलील कर देंगे? कल आपने भी ये कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा। आखिरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की तरफ से वो यही है कि असेंबली हमने डिसॉल्व कर देनी है। ये पक्का फैसला है? वो फैसला उनका ये ट्वीट की हद तक, बयानात की हद तक नहीं, फैसला उनका है। उनको ऑलरेडी जो परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे दिया हुआ है, डिसोल्यूशन की एडवाइस जो है वो खान साहब के हाथ में, वो जब चाहें गवर्नर को भेज दें। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों या आप हों, आपकी एक ज़ाती राय भी है, बल्कि परवेज़ इलाही साहब ये कह चुके हैं कि 99% एमपीएस की भी ये राय है कि हमें वैसे हुकूमत पूरी करनी चाहिए, डेवलपमेंट का काम जहाँ पे हमारा रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। पहले आप कहते थे फंड्स नहीं मिले, अब फंड्स मिल रहे हैं, तो आप लोगों की ख्वाहिश तो वैसे ये है ना कि मुद्दत पूरी हो। जो सिस्टम है और जो लीडरशिप का निज़ाम होता है उसमें ये होता है कि आप अपना ओपिनियन देते हो। हमने अपना ओपिनियन दे दिया खान साहब को, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, वो अब जो उनका डिसीजन आ गया तो हम सारे वी आर ऑल बाउंड टू दैट डिसीजन। और एक डिसीजन पिंडी भी जब गए, परवेज़ इलाही साहब ने खुद बताया उस दिन इंटरव्यू में, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियाँ तहलील हों, तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तहलील हो तो फिर नहीं होंगी ना। अच्छा, वो मैं परवेज़ साहब ने शायद उनको कोई बात हुई हो, मुझे उस चीज़ का इतना वैसे उन्होंने इंटरव्यू में कहा, लेकिन चले आपको शायद पता नहीं उस इंटरव्यू में क्या कहा हो, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबलियाँ तहलील ना हो क्योंकि जो माशी कंडीशंस हैं अफोर्ड नहीं कर सकते कि असेंबली तहलील हो, तो उन्होंने कह दिया तहलील नहीं होंगी तो फिर नहीं होंगी। अच्छा, जो माशी कंडीशन है ना, उन कंडीशन से निकलने का जो हल है इस वक्त, वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं अपना इस्तीफ़ा आपको लिख के देता हूँ। मियाँ शहबाज साहब के पास तो कोई हल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पहले खुद जिक्र किया, जिस दिन पहली मरतबा इमरान खान ने रावलपिंडी में जलसा किया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे, हम जो है असेंबलियाँ तहलील करेंगे जिस पे मैं मुशावरत करूँगा। तो 2-3 दिन बाद आपने एक इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहिबा को, उसमें आपने बताया कि जनरल बाजवा ने हमें कहा था कि आप पीटीआई की तरफ जाएँ। तो यानी कि वो जो कहते हैं उनका बड़ा वेट है काफ़ी की सियासत में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर कह दिया कि असेंबलियाँ तहलील होने का ये दुरुस्त वक्त नहीं है तो नहीं है फिर। अच्छा, मुझे नहीं कहा किसी ने भी अभी तक, मैंने नहीं सुनी ऐसी कोई बात। इस मरतबा आपने नहीं? मेरी नहीं कोई। अच्छा, तो आपको नहीं पता उनका क्या व्यू है इस बारे में, या फिर दे आर एपॉलिटिकल के सियासी जमातें जो आपस में? अभी मेरा कोई रब्ता नहीं इस किस्म का हुआ। सही। तो अच्छा ये बताएं कि अगर आप वाकई कह रहे हैं कि असेंबलियाँ हम तोड़ देंगे, तो जितने मंझे हुए सियासतदान परवेज़ इलाही साहब हैं, साथ में फिर आपका एक सियासी दिमाग, 6 दिन की मोहलत क्यों दी? जब आप लोगों ने आखिरी इमरान खान साहब के साथ बैठ के खिताब किया उन्होंने और परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे, फ़ौरन तोड़ देते। आपको तो पता था ये कंसिडरेशन में तो है कि अदम एतमाद भी साथ लाएंगे ताकि असेंबली ना डिसॉल्व हो सके, फिर एतमाद का वोट लेने, ये मतलब ये तो नून लीग पहले ही वेन कर रही थी ना सारी चीज़ें। उसकी मेरा ख्याल है 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि KPCM ने भी और पंजाब CM ने दोनों ने रिक्वेस्ट की PM खान साहब को कि जी आप इतना टाइम दे दें कि जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम रैप अप कर लें और उसके बाद फिर आप जब आपने करना हो आप कर लें। दूसरा ये है कि अगर किसी लेवल पे बातचीत चल रही है, जो कि मुझे पता है सदर साहब हमारे जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, तो उनको भी थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है बातचीत का। तो आप लोगों को एक वो था, एक उम्मीद की किरण थी कि शायद बातचीत जो है वो हो जाए। देखिए, बातचीत तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो है बातचीत। किसी से आप बातचीत रखेंगे, रब्ता रखेंगे, उसके अंदर से कोई बात निकलनी है और उसके अंदर से हल निकलना है।
सही, ये चीफ सेक्रेटरी वाला क्या मामला है? कल फवाद चौधरी साहब ने बात की, हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जिस तरीके से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए सिग्नेचर करवाए गए हैं, वो तैयार नहीं थे, वो समझ रहे थे कानूनी तौर पे ये गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं है। फिर हमने देखा मियाँ असलम इकबाल ने पंजाब असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीर की इस हवाले से। क्या हुआ, ज़बरदस्ती उनसे दस्तखत करवाए गए? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, बट कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब वो क्या गड़बड़ हुई है, हम खुद भी उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हुआ क्या। क्योंकि ख़बर ज़राए से ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब पहले इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, कानूनी राय भी फिर उनको दी गई, और फिर जो है वो राब्ते में भी थे सीएम परवेज़ इलाही साहब के साथ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कानूनी राय किसने दी है? अब एक टॉप ब्यूरोक्रेट है, वो कानूनी राय किससे लेता है? वो अपने लॉ सेक्रेटरी से लेता है या एडवोकेट जनरल से लेता है। तो मेरी दोनों से बात हुई, मैंने कहा कि आपने कोई राय दी है? कहते हैं कि हमने उनको राय दी थी, बट ये राय नहीं दी थी, और अभी नहीं दी, काफ़ी देर पहले ही हमारी डिस्कशन हुई थी, एक कोई प्राइवेट डिस्कशन हुई थी, उसमें हमने कहा जी कि ये अगर गवर्नर इस किस्म का ऑर्डर करे तो वो गैर आइनी होगा हमारी राय में। तो गवर्नर साहब माशाल्लाह उन्होंने अपने 3 प्राइवेट वकीलों से राय लेके तो ऑर्डर निकाल दिए। गवर्नर साहब की लीगल टीम थी जिन्होंने राय दी। गवर्नर की लीगल टीम कैसे इस तरह का इतना बड़ा डिसीजन कर सकती है? एडवोकेट जनरल जो है वो इस नुक्ता नज़र पे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई भी वकील जिसने एक्चुअल लॉ पढ़ा हो, जिसको समझ हो, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, जिनको अंग्रेज़ी भी आती हो, जो पढ़ सकते हो, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है हमारे असेंबली के वो पढ़ सकते हैं, आइन पढ़ सकते हैं, उनको तो बड़ी क्लैरिटी है। तो फिर ऑब्वियसली चीफ सेक्रेटरी साहब जिस पोजीशन पर हैं, वो गवर्नर साहब की जो 2-3 उनके प्राइवेट लीगल अगर कोई हो कानूनदान, उनकी बात तो नहीं सुनेंगे। तो फिर किसने कन्विंस किया चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी राय तब्दील करने? यही तो अब हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हुआ क्या, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सारों से कि भाई क्या हुआ। तो ये बात सही, वो कह रहे हैं रूम में बिठाया गया 3 घंटे 3.5 घंटे, पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ है इस पर। मुझे डिटेल्स का नहीं पता क्या हुआ क्या, बिकॉज मेरी अभी इस टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई, कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं। बट ये बात दुरुस्त है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ हो रहा था वो ऑन बोर्ड रखा हुआ था सीएम साहब को कि ये हो रहा है इस वक्त, मुझसे ये कहा जा रहा है, मेरी राय ये है, लेकिन मुझे ये राय मैं सीएम साहब से पूछा था, बिकॉज शायद उनसे हुआ और रब्ता उनका उस टाइम पे। सही, तो अब मुझे ज़रा मंजर कशी करके बताया ना मुन्नी साहब के अगले 15 दिन में क्या होगा? क्या आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होंगे, फिर असेंबलियाँ तहलील कर चुके होंगे, या हम ये समझें कि कल के फैसले के बाद एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गई है? आप लोग चाहते हैं असेंबलियाँ तहलील ना हो, नून लीग चाहती है असेंबली तहलील ना हो, इमरान खान उस सूरत में चाहते हैं असेंबलियाँ तहलील हो जब मामलात इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकें। अगर नहीं बढ़े तो आई एम श्योर इमरान खान साहब चाहेंगे कि फिर उनकी हुकूमत चलती रहे। तो क्या होगा 15 दिन के अंदर? जो आखिरी मेरे पास इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन हैं पीएम इमरान खान साहब के, वो यही हैं कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उसके बाद असेंबलियाँ हमने तहलील कर देनी है। अब हमने इस पे काम करना है। जिस दिन लोग सारे आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, सारों को पैगाम तो चले गए, तो हो सकता है शायद हम 11 से पहले भी ले लें, क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि आप बाउंड नहीं हैं इस फैसला आने पे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होने जा रही है सियासी जमातों के दरमियान, और ख़ासतौर पर कल जो कोर्ट ने कहा कि एक अंडरटेकिंग दे दें कि आप तहलील नहीं करेंगे 11 जनवरी तक। देखें, जो हालात इस मुल्क के इस वक्त बन गए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट सिर्फ वही करा सकते हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ इस मुल्क की इकॉनमी की सेटलमेंट जो है और कोई नहीं करा सकता। और एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में है इस वक्त पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाने के, या अभी तक तो कोई मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, कोई आइडिया नहीं है। सही, और ऑब्वियसली आप लोग ये कहते रहे हैं कि अमानत है ये असेंबली इमरान खान साहब की, वो कहेंगे हम तोड़ देंगे, लेकिन साथ में फिर आप कुछ कंडीशंस भी लगा रहे हैं अमानत वापस करते हुए, कोई कुछ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई ये पता नहीं किसने आपको कहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। खान साहब से बात ज़रूर हुई थी हमारी, हमने कहा जी कि ये अब असेंबलियाँ टूट जानी है तो इसकी सीट एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल करनी चाहिए, उन्होंने फ़ौरन कमेटी बना दी। अच्छा, फेयर डील अगर आप सपोर्ट करें खान साहब अगले नहीं खान साहब, और अगले दिन ही वो कमेटी आ गई थी, और उसके बाद हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं, आज तीसरी मीटिंग है इसी चीज़। कमेटी जो परवेज़ इलाही साहब चाहते थे वो तो नहीं बनी, असद उमर हो जिसमें सिप्तैन हो। हम तो अपनी ख्वाहिश बता सकते हैं ना, बट फैसला तो उन्होंने पीटीआई की तरफ से करना है। तो जिसको वो समझते हैं कि भाई ये इसको होना चाहिए इस कमेटी में, वो आ गया। सही, तो 30 सूबाई असेंबली की सीट्स, 15 कौमी असेंबली की सीट्स ज़्यादा नहीं मांग लिया? दे देगी पीटीआई इतना? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नंबर्स पे भी डिस्कशन नहीं हुई। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। तो अभी हम नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब मोरलेस हो गया, अब बाकी सेंट्रल पंजाब करके फिर सदर्न पंजाब करना। क्योंकि शफकत महमूद साहब ने कल परसों एक प्रोग्राम में ये कहा है डॉन टीवी पे, उन्होंने कहा जब पूछा गया उनसे कि 30 सीटें सूबाई असेंबली की, 15 कौमी असेंबली की, तो शफकत साहब ने कहा मोरलेस यही है
इसमें हतमी फैसला नहीं हुआ, बट मोरलेस यही है, तो कहीं ना कहीं से तो नंबर आया होगा। सरप्राइज शफकत साहब पता नहीं किसकी बेस पे ये बात कर रहे हैं, बिकॉज ना तो वो कमेटी के मेंबर हैं। हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है मेरी भी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, हालांकि उनसे मेरी वैसे बात होती रहती है, उनको काम शाम पड़ते हैं तो मुझे कॉल तो करते हैं। नंबर पे कोई इस वक्त बात नहीं हुई है? नंबर्स पे अभी तक कोई बात नहीं, क्योंकि 2018 में 7 सीट पे आप लोगों ने एडजस्टमेंट की थी और आप 8 जीते, एक आप इंडिपेंडेंट जीत के मंडी बहाउद्दीन की सीट आपके जो भट्टी साहब हैं वो जो आ गए आपके साथ, और 4 कौमी असेंबली की थी। तो मोरलेस उतना ही होगा या ज़्यादा शेयर मांगेंगे इस पर? तो नहीं, इस बारी तो हालात डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस बारी पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की बात। पॉलिटिकल लोग से बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक और है। बीच में कोई और नहीं बैठा हुआ करवाने के लिए कुछ किसी की मदद। सही, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में बीच में बैठे थे लोग और जिन्होंने सेटलमेंट कराई। लोग ऐसे बैठे हुए थे कि मुझे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया लोगों ने। मुझे कहते रहे जी ये तो पीटीआई की सीट है। अच्छा, आपने कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जी कि मेरी फैमिली की सीट है, मैं फिर इलेक्शन कैसे लड़ूंगा? आप बाई इलेक्शन में आ जाना, अभी नहीं लड़ना आपने। तो आप समझते हैं कि उस वक्त भी आपको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी? वैसे जाहिर, अब देखिए मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ा। हाँ, उन्होंने साजिद को नहीं लड़ने दिया, इन्होंने और काफ़ी सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। मैं तब तरीन साहब थे और अलीम खान साहब थे और साथ एक और आदमी था बैठा हुआ। हाँ। तो उन्होंने बुलडोज करते थे सारा कुछ। कौन बैठे हुए थे साथ? कुछ बैठे हुए थे साहब, तो वो बुलडोज करते थे सारा कुछ। बल्कि इस हद तक बुलडोज करते थे कि जिस दिन मैंने बहस की इनसे कि जी ये मेरी घर की सीट है, इस पर मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो तरीन साहब को भी गुस्सा चढ़ गया कि नहीं जी ये तो पीटीआई की है। अलीम खान भी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नहीं होता। मैं चुप कर गया। अगले दिन मेरे नैब के नोटिस निकला है, क्योंकि आप सीट एडजस्टमेंट में नहीं मांग रहे थे तो आपके नैब नोटिस निकला है। और उस वक्त तो क्योंकि पीटीआई हुकूमत में भी नहीं थी, तो किसी और का असर होगा फिर इस पे? मुझे तो लगता है ये तरीन साहब और अलीम खान का असर था। इनका असर तो एक हद तक ही हो सकता है, आगे एग्जीक्यूट करने वाले तो कोई और होंगे। लेट्स बी फ्रैंक, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है तो उस वक्त भी ये उस वक्त की ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया, पीडीएम जमातों की तरफ से कहा गया कि जनरल बाजवा साहब ने ये सारा जो है फैसिलिटेट किया, एस्टैब्लिशमेंट ने किया। तो क्या वो खुद इन्वॉल्व हुए थे सीट एडजस्टमेंट में? अब ये देखें ना जी, अब क्या है, अब सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से डील कर रही है ना। 2018 में तो अब पुराने तो खत्म हो गए ना, लोग भी चले गए, खत्म हो गया सिस्टम, अब उनको छोड़ दें। अब हमने आगे देखना है हमने किस तरफ जाना है। तो अब क्योंकि किसी तरफ से किसी को कोई दबाव नहीं, ना हमारे पे दबाव है ना उन पे दबाव है, तो अच्छी जो जैसे होना चाहिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज बैठे आपस में डिसाइड करें। उस वक्त क्या आर्मी चीफ इन्वॉल्व थे सीट एडजस्टमेंट तक के मामला? नहीं, वो नहीं थे इन्वॉल्व। वो नहीं थे। फिर फैज साहब की तरफ इशारा है? नहीं, मेरा तो किसी की तरफ इशारा नहीं। अच्छा, क्योंकि एक पिछले इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि हमें तो जेल में डालने का जो है प्लान बन चुका था और जनरल फैज़ उसके पीछे थे। जब बाजवा साहब से शिकायत की तो उन्होंने ठुकाई की, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, परवेज इलाही साहब के वर्ड्स हैं, उन्होंने ठुकाई की फैज़ की, और फिर फैज़ ने बताया कि ये इमरान खान मुझे कह रहे हैं कि इनको जेल में डालो। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, ये अगर फैज़ साहब और खान साहब, परवेज साहब, ये सारे इकट्ठे बैठे तो पता लगे कौन किसको क्या कह रहा था। उससे पहले बड़ा मुश्किल है जज करना कि किसने किसको क्या कहा, किसने क्या किया। सीट एडजस्टमेंट फैज साहब का रोल था? नहीं, उस वक्त नहीं था। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है मोहन साहब, क्योंकि आप लोग बड़ा डट के दिफा करते हैं जनरल बाजवा साहब को। उस दिन आपने सुना परवेज इलाही साहब ने, जिस पे आप फिर जाके आपको इमरान खान से मुलाकात भी करनी पड़ी। वो कहते हैं कि मोहसिन ने हमारे साथ भी एहसानात किए हैं, आप पे भी हैं, तो आप उनके किरदार कुशी ना करें, उनके ऊपर तनकीद ना करें, तो वो उनका दिफा करते हैं। जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब जिम्मेदार हैं उनकी हुकूमत जाने के, तमाम चीज़ें वो कहते हैं नैब भी उनके कंट्रोल में थी, सजाएं भी उन्होंने नहीं होने दी, और इमरान खान बाजवा साहब पे तनकीद करते हैं लेकिन वो फैज साहब को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं वो बड़े अच्छे ऑफिसर थे जिन पे परवेज इलाही तनकीद करते हैं। तो ये मामला है क्या? आप फैज साहब पे तनकीद कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो बाजवा पे तनकीद कर रहे हैं, आप बाजवा साहब को डिफेंड कर रहे हैं। इसको आप इस तरह लेना कि एक आर्मी चीफ था, वो अब चला गया, अब हमें छोड़ देना चाहिए। वो टॉपिक अब काफ़ी कवर कर लिए, सब ने कर लिया, अब वो चले गए, अब उन पे अब क्या बात करनी है, वो ख़त्म होगी बात। तो इसीलिए आप लोग कहते हैं कि खान साहब ना बात करें? नहीं, देखें, खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, उनकी जमात का एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। हमारी डीलिंग उनके साथ, बाजवा साहब के साथ डिफरेंट थी, उनकी डिफरेंट होगी, तो वो अपनी रिलेशनशिप उनके साथ वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी रिलेशनशिप बाजवा साहब के साथ हम रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप है, इसमें एक चीज़ मैं समझने से कासिर हूँ कि जो चीफ्स होते हैं आपकी बड़ी अच्छी, बाजवा साहब से अच्छे रिलेशनशिप रहे, कियानी साहब से बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, लेकिन उनके दौर में जो टीची आए थे, चाहे वो शुजा पाशा हो, उन पर इल्ज़ाम है कि हमारी पार्टी तोड़ी, फिर फैज साहब पे इल्ज़ाम है कि हमें जेल में डालना चाहते थे। ये मामला क्या है? पता नहीं
ना क्या मामला है। तो आप पता है ना, मुझे नहीं, मुझे इतनी डिटेल्स का नहीं पता जी। मैं किसी टाइम फिर मैं ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के एक शख्स से आप इतने करीब, दूसरे से इतने मैं ज़रा ताल्लुकात। मैं एक्चुअली डिग इन करूँगा कि पीछे हिस्ट्री निकलवाता हूँ वाले साहब से, शुजात साहब से बैठ के समझूंगा किसी टाइम। शुजात साहब से जब मेरे मामला बहाल होंगे तो उनसे भी पूछूंगा। सही, पूरा सियासी नैरेटिव इसी बात पर है। पहले वो अमेरिका था, अमेरिकी साजिश था, वो गायब हो गया है, उनका ये सारी जिम्मेदारी बाजवा साहब पर है। तो और ये उनका नैरेटिव है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उस दिन कहा कि अगर अब वो तनकीद करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। तो आप तो बेसिकली कह रहे हैं इमरान खान साहब से कि आप अपने सियासी नैरेटिव से बिल्कुल पीछे हट जाएं, जो कि वो नहीं हट रहे। आज भी तनकीद की उन्होंने नाम लेकर। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इत्तेहाद में हैं, बट दे कैन स्टिल हैव डिफरेंट नैरेटिव्स ऑन अ सर्टेन इशू। तो जेल में कौन डालना चाह रहा था फिर आप लोगों को? वो कई लोग थे। सियासी लोग कौन थे उसमें? छोड़ें जी सी, देखिए एक चीज़ ख़त्म हो गई है, टाइम गुजर गया, उसमें से क्या निकालना है आगे का देखना। हमारा पाकिस्तानियों का सबसे पता है बेसिक मसला क्या है कि हम पास से निकलते नहीं हैं। जब तक हम नहीं निकलेंगे तो आगे बेहतरी कैसे आएगी? तो वो इसलिए मसला है क्योंकि ये पास जो है ना दोबारा दोहरा के हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है कि हम सियासत में कहीं पे भी सीख के आगे बढ़ रहे हैं, हम वही गलतियां दोबारा दोहराते रहते हैं। कोई ना कोई पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे होती है, यही चलता रहता है। एक टाइम पे तो सारे ही रहे हैं करीब। कोई अभी हैं, कोई कल थे, कोई परसों होंगे। तो ये तो एक सिस्टम है। इस्टेब्लिशमेंट का क्या है? इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली मुझे एक बड़े सियाने बंदे ने एक दफ़ा बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। इस्टेब्लिशमेंट, उसने एग्जांपल दिया कि जी इधर अपना बॉस्टन एरिया में भी और इंग्लैंड में भी ये होते हैं आपके लाइट हाउसेज नहीं होते जी, पुराने जो बने होते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट लाइट हाउस है जो बेसिकली एक बीम मारती है लाइट की। शिप्स काफ़ी सारी लगी होती हैं कि भाई अब आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, अब इसकी बारी है, अब उसकी बारी है। तो इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है। किस मुल्क में लाइट लेकिन परमानेंटली आप लोगों पे पड़ रही होती है? नहीं। तो लाइट पड़ी होती तो ये हाल होता। हाँ, चीफ सेक्रेटरी दस्तखत ना करते शायद। नहीं, मैं वैसे बात करूँ कि अच्छा, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अपोजिशन जो उस वक्त थी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, वो तो कहते थे कि देखें ये नैब को कंट्रोल करते हैं इमरान खान साहब, वो हम पे केसेस बनाते हैं और वो हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जब कहते हैं कि फैज़ साहब हमें जेल में डालना चाहते थे और पीछे इमरान खान थे, तो इमरान खान ही आपको उस वक्त जेल में डालना चाह रहे थे? कब? नहीं, मेरे पास तो इस तरह की नैब जब आपके मुकदमात ख़त्म नहीं हुए थे उस वक्त, उस टाइम पे खान साहब से हमारी कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं थी। क्यों नहीं थी? इत्तेहादी थे, क्यों नहीं थी? मेरे ख्याल है तब खान साहब को ना जब ये हुआ सारा और उसके बाद परवेज़ साहब चीफ मिनिस्टर बने तो मैं फिर पीएम को मिला हूँ जाके, तो मुझे कहते हैं कि यार मुझे बड़ा तुम्हारे बारे में ना लोगों ने गलत ब्रीफ किया हुआ था, तुम बिल्कुल वैसे ही नहीं हो जैसे मैं समझता था, तुम टोटली डिफरेंट हो। मेरे ख्याल है लोगों ने, स्पेशली जो लोग छोड़ के चले गए पीटीआई को, उनको डर था कि अगर हम ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इनसिक्योरिटीज इस टाइप की तो होती है। मतलब ऐसा रिलेशनशिप था कि आपसे बात भी करना पसंद नहीं, वजारत तो नहीं दी आपको 2-2.5 साल, लेकिन बात भी नहीं करते थे आपसे? कम होती थी बातचीत, बट जब कोई ज़रूरत होती थी या कोई इंपॉर्टेंट इशू आता था उस पर हो जाती थी बातचीत। ठीक है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही। अलाउ मी टू यूज दिस वर्ड। इसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जो आपका एक रोमांस शुरू हुआ है इमरान खान साहब के साथ, या आप दोनों पार्टीज का रोमांस शुरू हुआ है, उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ, हुआ क्या क्या है? आपको वजारत नहीं दी गई, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मोनिस से बात करना पसंद नहीं करते थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब वो कह रहे हैं कि हमारी कर रहा था, इमरान खान उसके पीछे थे। उन्होंने जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान, तब वो ये बयान दिया कि उनकी नैपिया बदली गई, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ये उन्होंने एक सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में कहा था कि शुजा पाशा ने पार्टी तोड़ के जो है वो काफ लीग तोड़ के पीटीआई बनाई। तो ये सारा बैकग्राउंड है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग शिकायत भी करते रहे, ये इशूज़ थे, तो फिर ये ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों रियलाइजेशन हुई कि इमरान खान इज़ अ बेटर ऑप्शन देन द अदर पार्टीज फॉर क्यू लीग? 2-3 वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह है मियाँ साहबान खुद, ठीक है, ये तो आप प्राइमल वजह रखें ना। मतलब मैं जेनुअली पता क्या बिलीव करता हूँ, मैं जेनुअली बिलीव करता हूँ कि ये लोग जो है ना ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। जो पॉलिटिकल बंदा, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो इदारा, जो मुल्क इनकी मदद को पहुँचता है ना, उसका काम ख़राब हो जाता है। उस टाइम भी जो भी, अब तब से देख लें, जो इनके साथ लगा है वो फारिग हुआ है। दूसरा मसला ये है कि उस टाइम पे हमने चेक किया था अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, मैंने अपनी में किया, हुसैन अली साहब ने अपनी में किया, तो तब ये इतनी पॉपुलैरिटी तो नहीं थी, बट एक इनिशियल होता है ना रिस्पॉन्स आप लेते हो लोगों से, तो तब हमें हल्का हल्का ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जी बड़ी ज़्यादती हो रही है,
हमें इस टाइम पे ना जो ज़्यादती करने वाले हैं उनका साथ ही खड़ा होना चाहिए, हमें खास साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली एक चीज़ थी जिसने बहुत मेजर रोल प्ले किया। और फिर हुसैन अली साहब ने अपने वाले साहब से बात की, उनको कन्विंस किया, मैंने अपने वाले साहब को किया, शुजात साहब को भी कर लिया था। तो उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए। शुजात साहब क्यों नहीं कन्विंस हुए इस बात पे कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये दिखा रही हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जो ट्रस्ट डेफिसिट आपका और शरीफ फैमिली के दरमियान है वो तो चौधरी शुजात साहब से ही शुरू होता है। वो होता है, और जितना ट्रस्ट डेफिसिट है वो मेरे अंदर किसने सारा फीड किया हुआ है? शुजात साहब ने किया हुआ है, परवेज साहब ने किया, इन दोनों ने किया, और किसने करना था? मतलब जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ वो डे वन मुझे बताते हैं कि जी इस टाइम पे शरीफों ने धोखा दिया, इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिया, इस टाइम पे इनके बड़े वालिद साहब मरहूम जो हैं वो आके वादा करके गए, और जब बारी आई चीफ मिनिस्टर बनने की तो कहते हैं कि जी शहबाज भी मेरा पुत्र है तो परवेज़ भी मेरा पुत्र है, ये ना बने वो बन जाए। तो वो एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, और अब वो थ्रू आउट पिछले 10-15 साल से, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, बल्कि उससे पहले भी शुजात साहब, परवेज़ साहब ने मेरे अंदर फीड किया हुआ है। और एक दिन मामू ने अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो मेरा किसी ने नहीं किया, वो फिर सामने चीज़ आ गई। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हो गया जब बाजवा साहब आपको कह रहे थे पीटीआई की तरफ जाए? अपना ख्याल है कि शुजात साहब पे उनके बच्चों का और एक दो लोगों ने उनको मिसगाइड किया। तो इस तो मतलब बेसिकली जो आपके जनरेशन की लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, क्योंकि आप समझते हैं कि आपका बेहतर फ्यूचर जो है वो पीटीआई में है, वो समझते हैं उनका बेहतर फ्यूचर नून लीग में है, क्योंकि अब आपकी वजह से उनको पीटीआई में वो स्पेस नहीं मिल सकती, आप वो जगह ले चुके हैं। ये मामला नहीं, ये मामला नहीं। देखें, हमारे घर में 3 हैं, आप समझ लें, चौधरी वजात साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, जो 3 लोग मेन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं जी। अब वजात साहब का बेटा हुसैन इलाही जी, वो आपके साथ, वो हमारे साथ है, और हम दोनों अगर एक साइड पे चले गए हैं, हर एक ने अपनी स्पेस उस हिसाब से लेनी है। तो वो कलेक्टिव अगर डिसीजन हुआ है फैमिली का एक तरफ, तो सबको उसी तरफ जाना चाहिए। सही, लेकिन ये अनकरीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवेंचुअली पता नहीं, शायद हो भी जाए, बट इस कंडीशन पे नहीं हो सकता कि हम पीडीएम के साथ बैठ जाएं। तो सही, और इस सारे सेटअप में आपको कहीं से ये नहीं नजर आ रहा कि आप शायद लोग पूरे ना कर सकें, और फिर मामला अगर इलेक्शन की तरफ जाता है, रन ऑफ होता है, तो उसमें नून लीग अपना चीफ मिनिस्टर ले आए और आप लोग पीछे रह जाएं? चलें इसी सिनेरियो को हम प्ले आउट करते हैं। हाँ। फ़र्ज़ करें किसी वजह से लोग हमारे गायब हो जाते हैं, कोई भाग जाता है, किसी को वो आए हुए हैं सिंध से लोग, पीसी ठहरे हुए थे, कल परसों गए हैं, ब्रीफ केस लेके आए हुए थे, फ़र्ज़ करें वो किसी को काबू भी कर लेते। सिंध से आए हुए थे? ज़रदारी साहब लेकर आए थे? पता नहीं कौन लाया था, बट सिंध से आए हुए थे। 1-2 वहाँ पे हैं मंत्री उनके जो जिनका काम ही है। नासिर अली शाह साहब आए हुए थे? पता नहीं कौन आया हुआ तो उसी सिनेरियो को प्ले आउट करते हैं जी। फ़र्ज़ करें किसी वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता और फिर रन ऑफ इलेक्शन होता है। अब सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की 63A की तशरीह में एब्सटेन के हवाले से कोई बात नहीं की हुई, सिर्फ फ्लोर क्रॉस के हवाले से की हुई, ओवरऑल बात नहीं गिना जाएगा। नहीं, बट उन्होंने ओवरऑल बात की है ना, उन्होंने आइन की उस शिक को डिफाइन किया ना, उस शिक के अंदर लिखा हुआ है फ्लोर क्रॉस करना एंड एब्सटेन। तो वो जाहिर है आप पीस मील में तो नहीं उसको कर सकते। डीसीट हो जाएंगे, वोट गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा उस हवाले से? नहीं गिना जाएगा। एब्सटेन का भी नहीं गिना जाएगा? नहीं, एब्सटेन का तो देखें ना, डीसीट तो फौरन हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे। डीसीट और डीसीट हो के इस वक्त कौन पॉलिटिकल आदमी है जो अफोर्ड करेगा कि मैं बाई इलेक्शन में जाऊं और इस थकी हुई पीडीएम के टिकट पे जाऊं? ठीक है मोनी साहब, एक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम यहीं से अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मोनिस इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे थे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाने का इन्होंने फैसला किया, लेकिन ऑब्वियसली उसमें उस वक्त आपने बताया था कि इंटरव्यू में कि बाजवा साहब ने भी ये कहा था कि यू शुड गो टुवर्ड्स पीटीआई, लेकिन ये हुआ क्या? क्योंकि क्या कोई डबल गेम खेला गया है उस वक्त के बाप पार्टीज एमकेएम वो भी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, उनको कहा कि आप पीडीएम जमातों की तरफ चले जाएं, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी, क्या ऐसा कोई मामला हुआ है? मुझे वैसे नहीं पता बाकियों के साथ क्या बात हुई है, और मेरी बात तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्लोज कर दिया। अब वो जैसे मैंने आपको कहा ना जी, एक चीज़ होगी, ख़त्म होगी, अब वी शुड ऑल मूव ऑन। और लेकिन 2018 में भी आपसे यही कहा गया था कि आप, जी मैंने आपको भी बताया जो 2018 में जो कुछ होता रहा था, मैंने आपको भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बताया। और जब इलेक्शन हो गए तो फिर आपको यही डायरेक्शन उस वक्त भी दी गई थी? क्या चीज़? कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बनाएं? 2018 के बाद जी जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा वो सब सारों ने देखा है, उसमें तो कोई चीज़ छुपी नहीं है। बट देन अगेन अब हम 2022 में 2023 आने वाला है, तो 2023 ऑनवर्ड्स की हमें प्लानिंग करनी चाहिए। और इस मरतबा कोई आपके ख्याल में कोई डायरेक्शन नहीं होगी? अभी तक तो कोई नहीं, किसी किस्म की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी अभी तक तो नहीं। आपको लगता है, क्योंकि आप कहते हैं इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बट अगर आप देखें पावर पॉलिटिक्स में ना होने की वजह से या एंटी या एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे होने की वजह से इमरान खान साहब ने बहुत चीज़ें लूज़ भी की हैं। अब उनका चीफ मिनिस्टर नहीं है, अपना
PTI का इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब हैं, वफाक में गवर्नमेंट चली गई, बहुत कुछ हुआ है, नैब चेयरमैन बदल गए, PDM जमातों ने आपने कहा केसेस ख़त्म करा लिए, इमरान खान पे 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको लगता है सिर्फ पॉपुलैरिटी उनको इलेक्शन जिता सकती है या उनको एटलीस्ट रॉन्ग साइड से हटना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट की जीतने के लिए? अब देखिए, जिस दिन से उनको हटाया गया ऑफिस से, किस किस्म का उस बंदे पे वार नहीं हुआ। ठीक है, हर चीज़ में अल्लाह ने उसको सुरखरू किया। ठीक, और मुझे नहीं लगता आगे भी उसको कोई किसी किस्म का इशू आएगा। तो इवेंचुअली चीज़ें सेटल डाउन तो होनी है, इलेक्शन तो होना ही है। मतलब आप इसको डिले कर रहे हो, असल में इशू ये है, जिस तरह आपके शो का नाम है ना नया पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान मेरी नज़र में चेंज हो गया हुआ है। ये जो जितने भी हैं ना, जरदारी साहब हो गए, मियाँ साहब हो गए, ये बाकी जो कचरा PDM में इकट्ठा किया हुआ है, ये सारा जितना भी है, ये सब का सब बैठा हुआ है पुराने पाकिस्तान में। ग्राउंड रियलिटी टोटली चेंज हो गई है। ये सारे जो अभी अपॉइंटमेंट का मामला था आर्मी चीफ की, उसमें इमरान खान ने बहुत ही एक हाई स्टेक गेम खेला। वो जिनको चाहते थे चीफ बने वो नहीं बन सके, उसके बरक्स हुआ है बिल्कुल। तो आपके ख्याल में एक सियासी कॉस्ट होगी उसकी जो पे करनी पड़ेगी? मुझे नहीं पता वो चाहते थे कि कोई और चीफ बने। आप मेरे सियासी कभी डिस्कशन नहीं है। सही। तो अब आपके ख्याल में कैसे मामला बेहतर हो सकते हैं? क्या आप कोई किरदार अदा करेंगे? मेरा ख्याल आप तो वैसे परवेज़ इलाही साहब तो कहते हैं कि देखें बाजवा साहब के खिलाफ आप बात ना करें, तो अभी मौजूदा रजीम के हवाले से क्या सजेशन है काफ लीग की उनको? सिर्फ काफ लीग की सिर्फ ये सजेशन नहीं है, बट मेरा ख्याल है सारे सेन एलिमेंट्स इस वक्त दोनों और बल्कि तीनों चारों साइड्स को ये कह रहे हैं कि सारे बैठ के इसको डिसाइड करें। जो भी बनाना है, इकोनॉमिक रोड मैप बनाएं, इलेक्टोरल एक रोड मैप बना लें, जो भी डिसाइड करें। डेट कुछ महीने आगे पीछे, डेट्स आगे पीछे तो हो सकती हैं, बट ये जो है कि जी इलेक्शन होना ही नहीं है, ये नॉन स्टार्टर है। सही। 2 इल्ज़ाम आप पे लगते हैं पंजाब में जो अपोजिशन है, PDM जमात है उनकी तरफ से। एक तो ये जो आपने सुना भी, राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा भी है कि 1.5 अरब रुपए जो है दिए में स्कीम्स के, और अब ये कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, वहाँ से इनको किकबैक मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पैसा खर्च करेंगे। ये कहा गया है कि आपका जो सारा मकसद था 6 दिन बढ़ाने का, वो भी इसी वजह से था कि जो मास्टर प्लान है लाहौर का वो पास हो जाए, और जिस दिन रीनोटिफाई हुआ 21 तारीख को, उस दिन आप लोगों ने LDA ने उसका अप्रूवल भी दे दिया। तो ये क्या इतना क्यों इंटरेस्ट था कि आप ग्रीन को ब्राउन करने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। अब पहला पॉइंट है कि फ़ंड्स की, जो राना साहब ने बात की कि ये 6 दिन में हमने को फंड्स देने थे, 1.5 अरब या फ़ी है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ऐसी कौन सी ब्यूरोक्रेसी है जो स्पीड से काम करती है? मुझे एक अमेरिका के कहते हैं ना एग्जांपल देते हैं, वहाँ बता दें कि इतनी जल्दी डिस्बर्समेंट कोई करता हो। बेसिकली फ़ंड्स हमने दिए हैं, बट हमने कौन से फ़ंड्स दिए हैं? वो जो नलायक किस्म का इन्होंने चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब बैठाए हुए थे यहाँ पे, वो 4 महीने, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूँ 4 महीने में उस बंदे ने किया कि सिवाय मेकअप करने के। मुझे तो नहीं समझ आई, कोई ऐसी चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिली कि उसने क्या किया। ये फ़ंड्स बेसिकली वही हैं जो वो भाई साहब हमारे लिए छोड़ गए थे। स्कीम्स कौन सी हैं? स्कीम्स वो हैं जो बुज़दार साहब ने अपने दौर में पास की थी। बट आई गिव यू एन एग्जांपल, एक आपका MN है या MP है, उसकी 1 बिलियन की स्कीम है, उसमें उनको टोकन मनी उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ दे दिए, विच इज़ जस्ट 5%। तो हमने आके उन्हीं स्कीम को फंड किया ताकि वो इस कंडीशन में आ जाएं कि वो टेंडर्स हो जाएं, नियर कंप्लीशन जो है वो कंप्लीट हो जाए या कोई हाफ वे थ्रू हो जाए, ताकि अगले बजट में वो कंप्लीट हो। और ये रूटीन मैटर है और ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और हमने किया भी अक्रॉस द बोर्ड है कि जो स्कीम्स जिसकी भी है, ये नहीं देखा कि ये पसंद है नहीं पसंद, तो सबको हमने डेवलपमेंट उस हवाले से दी है और देनी भी चाहिए। जो दूसरी बात आपने की लाहौर मास्टर प्लान की, अच्छा लाहौर मास्टर प्लान ये कहते हैं कि पर्सनली मोनिस इलाही साहब के दिल के बड़ा करीब है कि ये करना है मैंने। मेरे दिल के करीब जो है ना वो है नारकोटिक्स का, और उस पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी, पर रेजिस्टेंस बहुत है, ब्यूरोक्रेसी से भी है, इस्लामाबाद से भी है और क्वार्टर से भी है कि यार गो स्लो, इस पर स्लो जाओ। बट मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इस गवर्नमेंट के होते होते हम नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री भी बना लें, उसके नए लॉज भी पास कर लें और नई फोर्स भी ले आएँ, ताकि जो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो हम करें। जो रियल एस्टेट एक बिजनेस पाकिस्तान में वापस आ जाते, हर तबका कर रहा है, वापस आ जाते हैं क्योंकि सबकी सुई मास्टर प्लान पड़ी हुई है। अच्छा, मास्टर प्लान क्या है? लाहौर का मास्टर प्लान इनिशली सारे का सारा बनाया बुज़दार साहब ने अपने दौर में, ठीक है। उसके बाद हमजा साहब आ गए, हमजा साहब ने आके उसमें चेंजेस की, ठीक है। फिर हमारी गवर्नमेंट आई, जो इनके कंसल्टेंट्स थे जो बुज़दार साहब ने हायर किए हुए थे और फिर हमजा साहब ने भी वही रखे हुए थे। ये कोई प्लान वो तो है नहीं कि मोनिस इलाही आया उसने कहा यार ये इस तरह कर दो, इस तरह होता नहीं है। प्लान बना, कंसल्टेंट्स बाहर के आए, उन्होंने कई महीने लगा के डिज़ाइन किया, उसके बाद भी प्रोसेसेस होते हैं, इनकी अपनी अथॉरिटी की मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट की मीटिंग्स होती हैं जिसमें इस पे एतराज़ात होते हैं, फिर दोबारा इनकी अथॉरिटी की मीटिंग्स होती हैं। तो वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस उसी तरह चला है, वो प्रोसेस कंप्लीट अब हुआ है आके। अब ये उस प्रोसेस की
बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है कि वो उस टाइम पे हुआ है जब ये गैप आया हुआ था। आप लोग ये थोड़ा सा तहलील करने के मामले को इसीलिए थोड़ा सा तूल देना चाह रहे थे ना, ताकि ये मास्टर प्लान से हमें क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। हमारी कौन सी यहाँ सोसाइटी है, कौन सा कोई ग्रीन ब्राउन करना। हमारी जो ज़मीन थी वो तो हम बड़ी देर पहले बेच गए थे। दूसरे रियल एस्टेट होंगे, किसी न किसी ने तो डेवलप करना ही होगा ना। इस तरह का इशू नहीं है। देखिए, जो इन प्रिंसिपल बुज़दार साहब का प्लान था, जो पीटीआई का प्लान था, पीटीआई गवर्नमेंट ने वो लाहौर का मास्टर प्लान दिया था, वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है। और दूसरा ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेरा गाजी खान, बकर, खुशाब, भावल नगर, 9 बिलियन इनके जो है टोटल फंड से 100 अरब तक पहुंच गया इनका बजट। तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ जो है आप लोग ये डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और नहीं को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 100 अरब रुपए गुजरात मिलाकर? नहीं, आप बता रहे हैं भावल नगर, गुजरात, डेरा गाजी खान, भावल नगर, खुशाब। अच्छा, अब भावल नगर और खुशाब तो टोटली फार ऑफ हैं। गुजरात साउथ में ही है सारे, यहाँ ईस्ट साउथ में। गुजरात तो आपका जाता है ना, ऊपर आ जाता है। तो वो भी जिसने भी आपको खबर दी है उसके अंदर पहले हिसाब निकाल के देखे अपना कि किसने क्या किया है। अगर वैसे किसी कोई इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि जी गुजरात को डेवलपमेंट फंड्स क्यों ज़्यादा गए हैं बनिस्बत बाकी अजला के, उसका पूरा जवाब है हमारे पास। देखिए, हम दोनों कहाँ से इलेक्ट हुए हैं, मैं और मेरा वालिद साहब और मेरा कज़न चौधरी हुसैन अली साहब कहाँ से इलेक्ट हुए, गुजरात से हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की तरफ कि जिन्होंने हमें इलेक्ट करके भेजा है, उनके डिस्ट्रिक्ट का, उनके हल्के का चीफ मिनिस्टर बन गया, और वो अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं कराएगा तो किसी और ने तो आगे कराना नहीं है। गुजरात का डेवलपमेंट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं 100 अरब के करीब नहीं 100 अरब डेवलपमेंट बजट हो सकता है, कमाल, सवाल ही पैदा होता। अच्छा, इसमें अब अगर हम आए हैं वहाँ पे, तो ये गुजरात वही है जिसको शहबाज शरीफ ने 10 साल निगलेक्ट किया है। वहाँ जहाँ पे रोड, आप कहते हैं इसके बाद उस्मान बुज़ार ने भी निगलेक्ट किया। उस्मान बुज़ार साहब ने उस तरह अटेंशन नहीं दी, मतलब उनसे जो हम धक्के से ले लेते थे मिल जाता था, अदरवाइज उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि गुजरात में कुछ जाए। बट ये अब देखें, जहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं की 10 साल, और जहाँ रोड थे वहाँ पे मिट्टी रह गई थी, जाहिर है लोग एक्सपेक्ट करते हैं और राइटली एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे तो हमें डेवलपमेंट करनी थी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मोनी साहब, आप हमारे साथ शो पर मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।